बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब। बात करेंगे हम आज की जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। पहले तो मखसूस नशस्तों का तफसीली फ़ैसला आया 8 जजेज़ का। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना इख्तलाफी नोट जारी किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी, तरमीमी कमेटी जो तश्कील शुदा कमेटी थी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जो है वो अमीनुद्दीन ख़ान, उनको नया शामिल किया गया जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह। तो उस कमेटी का इजलास भी था, वो भी बड़ा हंगामा खेज़ मामला आया सामने कि पहली दफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा हैं उन पर बड़े सीरियस नोयत के सवालात उठाए हैं। सबसे पहले हम इसी से शुरू करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो माजी में जब जस्टिस काजी फायजीसा पर मुश्किल वक्त था, रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ था, पूरी जो है वो सिस्टम उनके ख़िलाफ़ खड़ा था, तो उस वक़्त जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनके साथ खड़े हुए या जो मुश्किलात थी वो झेली, लेकिन इसके बावजूद उनका साथ नहीं छोड़ा। आज क्या जो है वो नौबत आ गई कि 32 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट, और 32 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के कंडक्ट पर सवालात जो है वो उठाना पड़े। इस पे बात करते हैं मतीउल्लाह जान साहब। आज जो 3 सफ़ात का एक जो ख़त कमेटी के नाम, फिर उसकी सारी कापियाँ जो है भेजी गई हैं तमाम जजेज़ को, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ को, इसको आप किस एंगल से देखते हैं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की शख्सियत के हवाले से? देखिए, ये बड़े ही एक अफसोसनाक बात है कि चीफ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है 25 अक्टूबर को, और उसके बाद जो मौजूदा आइन के मुताबिक जो नया चीफ जस्टिस बनना है, जिसने हल्फ उठाना है बतौर चीफ जस्टिस, वो जाने वाले चीफ जस्टिस के बारे में ऐसा ख़त लिख रहा है। आम तौर पे महज़्ज़ब जो माशरे होते हैं उसमें जो आने वाला चीफ जस्टिस होता है वो जाने वाले चीफ जस्टिस के लिए अच्छे अल्फाज लिखता है, और ख़ास तौर पे जो इल्वदाई रेफरेंस होता है जो कि एक रवायत है, उसमें अमूमन जाने वाले चीफ जस्टिस को इज़्ज़त के अल्फाज के साथ नवाजा जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है, उनके अच्छे कामों का जिक्र किया जाता है। मगर ये बड़ी बदकिस्मती है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के लिए कि एक ऐसे वक्त में कि जब उनको एक अच्छे अल्फाज के साथ इल्वदाई रेफरेंस मिलना चाहिए था, उनका जो आने वाला चीफ जस्टिस है या उनका जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है, सीनियर तरीन जज है, वो उनके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार कर रहा है। और वो सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है जिनको शकूक है, शुबहात हैं जस्टिस काजी फायजीसा के कंडक्ट पे, वो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को हैं शकूक व शुबहात, क्योंकि जस्टिस काजी फायजीसा जब से चीफ जस्टिस बने हैं उसके तकरीबन 1 महीने के बाद ही मैं समझता हूँ उन्होंने अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दिए थे, और 13 जनवरी का जो बल्ले के निशान वाला एक फ़ैसला था उसी से अंदाज़ा हो गया था कि ताकत में आने के बाद जो है अब असली जस्टिस काजी फायजीसा जो है वो लोगों के सामने आएंगे। तो मेरे ख़्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह का जो एक ख़त है, ये बुनियादी तौर पे इस ख़त के लिखे जाने के बाद अगर जस्टिस काजी फायजीसा सुप्रीम कोर्ट से अब अगर रिटायर भी होते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उनको इल्वदाई रेफरेंस में अच्छे अल्फाज की, या वो इवन कि उनके इल्वदाई रेफरेंस में बैठे भी, बहुत से जजेस शायद उनके इल्वदाई रेफरेंस में शामिल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसी एक लालच और ऐसी ग्रीड अब नज़र आना शुरू हो गई है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के तमाम इक़दामात में और फैसलों में कि जो किसी से अब ढकी छुपी नहीं है। यही चीफ जस्टिस काजी फायजीसा थे जो सदारती ऑर्डिनेंस को इंतहाई गैर जमहूरी प्रैक्टिस कहते थे। यही चीफ जस्टिस काजी फायजीसा थे जो बड़ी बढ़के मारते थे कि मैंने अपना अख्तियार जो है वो सरेंडर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है, जमहूरियत है अब। और यही चीफ जस्टिस फायजीसा बतौर जज लेटर लिखते थे, नोट लिखते थे कि आर्टिकल 184(3) के ऊपर बेंच बनाने का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। तो आज जब उन्हें ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो अख्तियार वापस मिल गया है और 3 जजों की कमेटी में उनके अपने अलावा एक और जज चीफ जस्टिस की मर्ज़ी का लगाने का उनको अख्तियार मिल गया है, तो ये तो उनके अपने अख्तियार बहाल हो गए। तो आज वो बड़ी खुशी से मीठा मीठा हफ हफ कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा तजाद है जो उनकी शख्सियत में सामने आया। और मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ख़त है वो एक आगाज़ है
एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू होने वाली एक ऐसी जंग का जिसका नतीजा हम 1997 में भी देख चुके हैं, जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को उठा के बाहर फेंक दिया था। अच्छा, इसमें एक तो जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, हुकूमत ने जारी किया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी थी उसमें तब्दीली और 184(3) के हवाले से कुछ और चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। तो उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। कल चीफ जस्टिस आलिया नीलम उस पर समाअत करेंगी सुबह 9-10 बजे, और इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया गया है और वहाँ 2 जजेस सुबह 9 बजे उस पर समाअत करेंगे। दोनों जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद से रोकने की भी इस्तदा की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगा कि दोनों हाई कोर्ट्स से क्या जो है वो रिएक्शन आता है इस हवाले से, क्योंकि इसका डायरेक्टली फिर असर जो अमल दरामद किया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने ये लिखा कि बड़ी तेज़ी में और चंद घंटों में ही उस पर अमल दरामद हो गया। जस्टिस मुनीब को निकाल दिया गया, जस्टिस याया अफरीदी को शामिल नहीं किया गया। तो उनका जो एक गैर जमहूरी रवैया आप कहें या वन मैन शो जो है उस पर गहरे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। अपना ये बताइएगा मतीउल्लाह जान साहब कि आज ही फैसला है मखसूस नशिस्तों के केस का, आज ही ये मामला हो गया है और ये एक तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि जो ऑर्डिनेंस हुकूमत लाई है वो 63A की नज़रसानी फ़िक्स कराना चाहते हैं अपने ऐसे बेंच के सामने जिस बेंच से उनको फ़ौरन रिलीफ मिल जाए। ये बात है आज से 4-5 दिन पहले की, तो वो चीज़ें सारी सच्ची साबित हो रही हैं। तो इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि 30 सितंबर की समाअत सबूतली हो जाएगी? मेरे ख्याल में जो लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में जो दरख्वास्तें आई हैं इनके ऊपर जल्द ही कोई ना कोई अबूरी हुक्म ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है सादा अक्सरियत की कानून साजी से भी नहीं बल्कि एक हंगामी कानून साजी के ज़रिए आइन में तरमीम करना चाह रही है। बज़ाहिर तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए आइन में तरमीम नहीं हो सकती, मगर ये ऐसा ऑर्डिनेंस है कि जिसकी वजह से आइन में तरमीम हो सके। और वो कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है। इस ऑर्डिनेंस की वजह से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एक अपने मर्ज़ी के जज को कमेटी में बिठा के अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाएंगे, और उन्होंने जो बना दिया है, अब नाम भी सामने आ गए। और फिर वो जो बेंच है 63A की जो फैसला था उमर अता बंदयाल के बेंच का कि जो मुनहरफ अरकान हैं पार्टी के किसी भी सियासी जमात के, वो अपनी सियासी जमात की हदायत के बरखिलाफ़ अगर वोट डालेंगे भी तो उनका वोट शुमार ही नहीं होगा। तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए अब काजी फाइज साहब ने 63A के ऊपर जो नज़रसानी का बेंच बनाया है वो 30 सितंबर को बैठ रहे हैं। अब 30 सितंबर को क्या होगा? लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हैं। कल लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है, अबूरी हुक्म आ सकता है। 30 सितंबर तक का अब एक टाइम जो है वो मिल गया है जी। तो अगर लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट ये कहती है कि ये जो ऑर्डिनेंस है जजेस की कमेटी जिसने नई बना दी है वो सस्पेंड किया जाता है, वो मुअत्तल हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर एंटी स्टेटस को बहाल हो गया, मतलब कि पुरानी कमेटी तो उस अरसे के लिए बहाल हो गई ना जी। बिल्कुल। इसका मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो हैं वो कमेटी में बहाल हो गए। उसी दौरान अगर वो बहाल हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली वो ऑर्डर तो यही होगा ना कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, कोई और कार्रवाई ना हो। मगर इसके साथ ही मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब बहाल भी तस्वर होंगे और इधर से ये वाली नई वाली कमेटी भी मुअत्तल हो जाएगी। तो कम से कम 30 सितंबर तक जो है मुझे नहीं लगता, और बल्कि 30 सितंबर को भी एक तो ये बेंच अगर बैठेगा, क्योंकि ये उस कमेटी ने बनाया जब वो मुअत्तल नहीं हुई थी जी, तो वो अगर बैठेगा तो उसमें एक और कानूनी सवाल खड़ा हो जाएगा जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर उठाएंगे। वो ये कहेंगे कि जी मैं तो इस बेंच में बैठता ही नहीं हूँ, वो बेंच टूट जाएगा। जब बेंच टूट जाएगा तो उसको दोबारा बनाने के लिए भी जजेस की कमेटी की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर जजेस की कमेटी उस वक्त तक नहीं बन सकेगी जब तक हाई कोर्ट सिंध या हाई कोर्ट लाहौर कोई उसका हतमी फैसला नहीं दे सकेगी। तो मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जितनी फुर्तियाँ दिखा रहे हैं और जितनी जल्दी में लग रहे हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द हो, 63A का फैसला ख़त्म हो, मुनहरफ अरकान को तोड़ने की आज़ादी मिल जाए, 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाए, आइनी तरमीम हो जाए, वफाकी आइनी अदालत बन जाए, मैं उसका चीफ जस्टिस बन जाऊँ, तो ये बड़े दूर की कौड़ी है।
वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, 18 जुलाई को ये वैसे भाई था, ये वही वाली थ्योरी है जो मुर्गी में से अंडा निकलेगा, अंडे में से बच्चे निकलेंगे, फिर मैं मुर्गी खाना बनाऊंगा। तो इस वक्त काजी फैसल साहब जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो शेख चिल्ली के तरह ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो इतना आसान होगा। और एडवोकेट फैसल सदीकी भी कह चुके हैं कि अब बज़ाहिर जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो मुश्किल है कि वो 25 अक्टूबर से आगे जा सकें। अच्छा, इसमें 18 जुलाई को मीटिंग हुई थी कमेटी की। उस मीटिंग में चीफ जस्टिस ने ये प्रपोज किया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये 3 मेंबर होंगे और 2 मुनीब, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंदोखेल जो है वो 5 मेंबर का बेंच जो है वो बनेगा, यही आर्टिकल 63A की नज़रसानी सुनने के लिए। 18 जुलाई से आज 23 सितंबर है, तो बहुत कुछ बदल गया। तो चीफ जस्टिस का माइंड भी बदल गया। जिस तरह उन्होंने ऑर्डिनेंस वाले मामले पे, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले मामले पे, जो अभी 9 सितंबर अभी गुजरी है, मतलब आज 23 है, 9 सितंबर को वो पूरा क्रेडिट ले रहे थे कि अब बेंचेस बनते हैं, वहाँ जमहूरियत है, और जो है वो चीफ जस्टिस ने अपना इख्तियार सरेंडर किया है, और इस तरह सारे सरेंडर ले रहे थे। लेकिन एक यू टर्न हमें जो है वो नज़र आता है कि उन्होंने बेंच के लिए तजवीज़ किया और आज तब्दील कर दिया। मेरा सवाल ये है कि 30 सितंबर को अगर के केस आगे नहीं बढ़ सकता, जो हो सकता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में भी लिखा है कि ये चीज़ हो सकती है, हमें नज़र भी आ रहा है। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बाद होंगे 25 दिन, और वो अगर कोई आईनी तरमीम होती है उन दिनों में तो उनके बेनिफिशरी भी हैं। तो क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का उन पर भी एतराज़ आ सकता है कि आप जो है वो क्यों सुन रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल ये एतराज़ आ सकता है, ख़ास तौर पे अगर हुकूमत बाकायदा तौर पे अपना बिल एक बार फिर मैदान में लाती है और उसके लिए उन्हें पीटीआई के अरकान तोड़ने ज़रूरी हो जाते हैं, और फिर पीटीआई के अरकान को तोड़ने के लिए 63A का फ़ैसला ख़त्म होना ज़रूरी हो जाता है, और 63A का फ़ैसला ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फैसल का बेंच पे होना और या उनकी मर्ज़ी का बेंच होना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक एतराज़ तो उठेगा चीफ जस्टिस काजी फैसल के ऊपर। और ये एतराज़ न सिर्फ ये कि अफ्रीकन की तरफ से उठ सकता है, बल्कि एतराज़ मैं फिर कहूँगा कि फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से भी ये एतराज़ उठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की तरफ से भी ये एतराज़ उठ सकता है। तो मेरे ख्याल में ये जो 17 जुलाई को या 18 जुलाई को जो बेंच बना था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नाम दिया गया था, आज जो ख़त ये हम देख रहे हैं, इससे लगता ये है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद इनकार किया है किसी भी ऐसे बेंच पे बैठने का जिस बेंच को उस कमेटी ने बनाया है, जिस कमेटी पे आज वो तहरीरी तौर पे सवाल उठा रहे हैं। तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह उसका हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। और जस्टिस मुनीब अख्तर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो इस बेंच में मौजूद हैं, उन्होंने इनकार नहीं किया। तो मेरे ख्याल में क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कोई ख़त नहीं लिखा, और वैसे भी बेंच के अंदर उनका मौजूद होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी बाद में अगर बेंच तोड़ना भी होता है तो उसके लिए उनका एक बीच में होना ज़रूरी था। तो इसलिए जस्टिस मुनीब अख्तर भी बड़ी एक अच्छी हिकमत अमली के तहत वो बेंच पे बदस्तूर मौजूद हैं। तो लेकिन जो असल सवाल ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, अब ये 3 जजेस अगर ऑलरेडी मौजूद हैं तो इन्होंने तो ज़ाहिर बात है वो 63A वाला फ़ैसला ख़त्म कर देना है और वो जो बंदे तोड़ने की इजाज़त दे देनी है दूसरी पार्टियों के। तो फिर इससे जस्टिस मंसूर अली शाह को क्या फ़र्क पड़ना था कि वो इस बेंच में आते या ना आते? ये भी एक फजूल किस्म का चीज़ होती। तो काजी फैसल क्यों आए बेंच के ऊपर, अब ये एक और बड़ा मामला है। आपने गौर किया है कि ये जो 500 की बेंच बनाया है उन्होंने 63A वाला, इसमें से कोई एक भी जज ऐसा नहीं है जो एक फुल फ्लेज जजमेंट लिख सके अंग्रेजी में प्रॉपर। सही। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर इतनी फुल फ्लेज जजमेंट मैं नहीं समझता लिख सकते। उन्होंने नोट तो लिख दिया, लेकिन अभी भी वो तवक्को यही होगी कि काजी फैसल जो है डिटेल नोट लिखेंगे, शायद उसका जो भी करें। लेकिन जस्टिस काजी फैसल को खुद इस बेंच पे इसलिए आना पड़ा कि शायद वो बेंच केसेस सुन के खुद तो शायद वो ये कहें कि नहीं 63A का जो पुराना फैसला है वो ठीक है, ताकि उन पर कोई ये इल्ज़ाम ना लगा सके कि अपनी एक्सटेंशन के लिए उन्होंने 63A का फ़ैसला ख़त्म किया। लेकिन उन्होंने 3 जजों की अक्सरियत बना ली है,
कि जो 63A के फैसले को ख़त्म कर लेंगे। इससे ये होगा कि काजी फैज़ साहब पे इल्ज़ाम भी नहीं आएगा कि उन्होंने अपने मफाद के लिए फ़ैसला लिखा है, क्योंकि वो कहेंगे 63A का फैसला मेरे ख्याल में तो ठीक है। और ऊपर से वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उन 3 जजों को भी उन्होंने अक्सरियत दे दी है कि भाई ये वैसे ही है जैसे मकसूद नशस्तों के केस में अमीनुद्दीन खान और नईम अफगान साहब जो है उनको एक अलग टास्क मिला, और काजी फैज़ साहब जमाल खान मंदोखेल को उन्होंने एक मसालियाती किरदार जो है वो अदा किया और एक सेकंड ऑप्शन क्रिएट की 8 जजों को तकसीम करने के लिए, जो जिसमें कामयाब नहीं हो। तो इसी तरह 63A वाले बेंच में भी आप देखेंगे कि 3 जजों की अक्सरियत पूरी कर दी काजी साहब ने कि 63A का फैसला ख़त्म हो जाए, और साथ ही अपने आप को भी वो कहेंगे कि मैं तो जी इन 3 जजों से एग्री नहीं करता। तो हो सकता है वो सारा केस सुनने के बाद उन 3 जजों को भी वो फैसला लिखने में मदद करें और अपना भी फैसला लिखें। बहुत शुक्रिया। पूरा एक मंजरनामा जो है वो मतीउल्लाह जान साहब ने हमें बताया कि क्या पूरा एक मंजरनामा बन सकता है 30 सितंबर को या 30 सितंबर के बाद, या बेंच जो बनाया गया है चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने वो क्या क्या कर सकता है मुतवक्का तौर पर। तो आपको हम नाज़रीन अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।